गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट प्रथम के सेकंड पेपर में अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका के कोशिकाओं के बारे में इससे मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं। देखिए, जो लाइसोसोम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब होता है डिसोल्यूशन और सोमा मतलब बॉडी। तो ऐसी कार या बॉडी जो डिसोल्यूशन करे या लाइसिस करे या लयन करे, इसका लयन करे। तो सर्वप्रथम लाइसोसोम को 1949 में डी डुवे ने डिस्क्राइब किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृश्य की सहायता से डी डुवे ने कहा कि ऐसी संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स के बीच की होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स के बीच की ऐसी संरचना जिसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ भरे हुए थे, जैसे एसिड फास्फेटेट और हाइड्रोलाइजिंग जल अपघटनीय एंजाइम पाए गए। तो 1949 में डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी संरचना या ऐसी बॉडी या ऐसी काय को डिस्क्राइब किया जिसकी जो आकृति या शेप होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स के लगभग बीच की होती है और इसमें एसिड फास्फेटेज और जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसी आधार पर 1955 में डी डुवे ने ही इसका नाम लाइसोसोम्स दिया। डी डुवे ने ही इसका नाम लाइसोसोम दिया। इसकी उपस्थिति के बारे में अगर अपन बात करें, लाइसोसोम की उपस्थिति के बारे में बात करें तो लाइसोसोम लगभग या संपूर्ण प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कुछ पादप कोशिकाओं को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। कलायुक्त कोशिका होने की वजह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे कि बैक्टीरिया कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच इसकी जो पहली प्लाज्मिक स्पेस होता है वो लाइसोसोम की तरह ही कार्य करता है। लाइसोसोम जो होता है वो इकाई कलायुक्त कोशिका होता है। इस वजह से ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन जो बैक्टीरिया में सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पहली प्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है और उसी स्पेस को लाइसोसोम के समतुल्य माना गया। लाइसोसोम की अगर आकृति और इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम बात करें, इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर एंड केमिकल जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो लाइसोसोम की जो आकृति होती है 0.12 से लेके 0.8 मिली माइक्रोन आकार का लाइसोसोम पाया जाता है। लगभग ये आकृति में गोलाकार होता है और एकल कलायुक्त कोशिका होता है और इसकी जो झिल्ली एकल झिल्ली कोशिकाओं के भीतर इसके ह्यूमन में मोस्टली एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है। इसी वजह से डी डुवे और नोविकोव ने एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति ही लाइसोसोम को माना था। लाइसोसोम की उपस्थिति का आधार ही डी डुवे और
नेविकोव जो वैज्ञानिक था उन्होंने लाइसोसोम में एसिड फास्फेटेज की उपस्थिति के आधार पर ही लाइसोसोम को माना कि लाइसोसोम की जो उपस्थिति होती है उसका आधार ही एसिड फास्फेटेज माना। इस वजह से इस एसिड फास्फेटेज एंजाइम को एज ए लाइसोसोम के लिए मार्कर एंजाइम कहा गया। एसिड जो फास्फेटेज है उसको लाइसोसोम के लिए एक मार्कर एंजाइम के रूप में माना गया। इसके अलावा एसिड फास्फेटेज के अलावा इसमें वाटर हाइड्रोलिसिस जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कुछ जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं। इन सब की सहायता से लाइसोसोम पाचन में सहायता करता है। पाचन में लाइसोसोम पाचन में सहायता करता है। अब जो लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है, लाइसोसोम की एकल झिल्ली होती है, वो इन एंजाइम से प्रतिरोधी और अपारगम्य होती है, स्थिर रहती है। इन एंजाइम्स का लाइसोसोम की झिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोशिका की सतत रूप से चलने के लिए, कोशिका की स्थिति को सतत रूप से बनाए रखने के लिए लाइसोसोम की झिल्ली का स्थिर होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ विशेष जो परिस्थितियां होती है उसकी वजह से क्या होता है कि लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है वो फट जाती है और लाइसोसोम की झिल्ली से जो भी इसके जो पाचक एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइसोसोम होता है कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उन्हें ही बचाना शुरू कर देता है और जिससे धीरे धीरे कोशिका नष्ट हो जाती है। इस स्थिति की वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इस स्थिति की वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। लेकिन कुछ विशेष इन परिस्थितियों के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको अस्थिर कर देते हैं। इन पदार्थों को लेबिलाइजर्स कहा गया है। इन पदार्थों को लेबिलाइजर्स कहा जाता है। अब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाइसोसोम की झिल्ली को अस्थिर करते हैं। अस्थिर होने की वजह से जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं कोशिका के बाहर आ जाते हैं और वो कोशिकाओं को पाचन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लेबिलाइजर्स होते हैं, जो अस्थिर कारक पदार्थ होते हैं, इनमें कुछ जैसे कि धीमी कारक पदार्थ जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती है, कुछ विटामिन्स होते हैं जैसे ए, बी, डी, ई, के आदि जो विटामिन्स होते हैं वो भी लेबिलाइजर्स का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनको स्टेबिलाइजर्स कहा जाता है। ये स्टेबिलाइजर्स जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं और लेबिलाइजर्स का विरोध करते हैं। अब ये स्टेबिलाइजर्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल आदि स्टेबिलाइजर्स एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। एक अन्य जो स्थिति होती है जैसे कि किसी कारणवश कोशिका नष्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे ही कोशिका नष्ट होना शुरू हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो इस लेबिलाइजर्स होते हैं वो लाइसोसोम की झिल्ली को नष्ट कर देते हैं और लाइसोसोम की झिल्ली के नष्ट होने से या फटने से इसके एंजाइम्स कोशिका झिल्ली में मुक्त हो जाते हैं और ये एंजाइम्स कोशिकाओं का पाचन शुरू कर देते हैं। और दूसरी स्थिति में स्टेबिलाइजर्स जो होते हैं सामान्य स्थिति में लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो अब इस लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि फास्फेटेज एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम में दो मुख्य
प्रकार के फास्फेटेज होते हैं, तो एसिड फास्फेटेज और डाइफास्फेटेज, एसिड डाइफास्फेटेज, जो फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट जो एंजाइम होते हैं वो न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज प्रकृति के होते हैं। एक तो राइबोन्यूक्लियेज, एसिड राइबो न्यूक्लियेज, और नेक्स्ट है एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज। नेक्स्ट प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम में पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डायापेप्टाइडेज, कैथेप्सिन आदि प्रकार के पेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं। कुछ लाइपेज, नेक्स्ट जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं लाइपेज प्रकृति के, जो फैटी या लिपिड को पाचन करते हैं। अब लाइसोसोम के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम, उनका निर्माण अंतःप्रदेवी जालिका से और गोल्जी कोशिका से सीधे ही होता है। जो प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं, जो उनका निर्माण जो होता है, इनमें मुख्यतः एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटोलाइट, जो पाचक जो एंजाइम होते हैं, जो प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं उनके एंजाइम्स जो होते हैं वो पाचक एंजाइम होते हैं। और इन एंजाइम्स का जो निर्माण होता है वो जो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम्स पे होता है, मुख्यतः प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। इनसे आरईआर की सरफेस पे जो आरईआर की सरफेस पे प्रोटीन बनी और ये प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में चली जाती है। जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में गई, वहां से ये सीधे ही पैक होके गोल्जी बॉडी में आती है। गोल्जी बॉडी की सिस सरफेस पे आती है और सिस सरफेस से ये इसकी सिस्टर्नी में होते हुए कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है और इसकी मॉडिफिकेशन के बाद ये सिस्टर्नी से बाहर इसकी ट्रांस सरफेस से होते हुए ये वेसिकल के रूप में पैक होकर बाहर निकल जाती है। यही जो स्मॉल जो वेसिकल होती है, जो गोल्जी बॉडी की ट्रांस सरफेस से बाहर निकलती है, इन्हें ही प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इन्हें ही प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। अब जो सेकेंडरी जो लाइसोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हीट्रोफेगोसोम और दूसरे होते हैं ऑटोफेगोसोम। जो सेकेंडरी जो लाइसोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, हीट्रोफेगोसोम और ऑटोफेगोसोम।
कोई भी कोशिका किसी भी बाहरी मटेरियल को एंडोसाइटोसिस के माध्यम से, कोई भी कोशिका किसी बाहरी पदार्थ को एंडोसाइटोसिस के माध्यम से अंदर लेती है, और जैसे ही ये एंडोसाइटोसिस के माध्यम से अंदर लेगी, ये फूड वैक्यूल बनती है। ये जो फूड वैक्यूल होती है, इनसे प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं वो संलग्नित हो जाते हैं। जैसे ये फूड वैक्यूल से प्राइमरी लाइसोसोम संलग्नित हो जाते हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम या हीट्रोफेगोसोम बनते हैं। हीट्रोफेगोसोम बनाते हैं। इन हीट्रोफेगोसोम में जो एक्स्ट्रा सेलुलर पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है, उनका पाचन होता है। ये को पाचन कोशिका के अंदर ही होता है। इसकी वजह से कोशिका सेफ रहती है। अगर कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाचन होता तो कोशिका सेफ नहीं रहती। तो ये हीट्रोफेगोसोम के अंदर पाचन होता है। इसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम या हीट्रोफेगोसोम कहते हैं। दूसरे प्रकार के लाइसोसोम होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम। अगर प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है, अगर प्राइमरी लाइसोसोम कोशिका के कोशिकांगों से संलग्नित हो जाए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या अन्य किसी कोशिकांग से संलग्नित हो जाए, तो उसे ऑटोफेगोसोम बोलते हैं। ऑटोफेगोसोम। और इस ऑटोफेगोसोम की वजह से कोशिका के कोशिकांगों का पाचन होता है। अब हीट्रोफेगोसोम में जिन पदार्थों का पाचन हो चुका, जिन पदार्थों का पाचन हो गया, पाचन होने के पश्चात ये पचे हुए जो पदार्थ होते हैं विसरण द्वारा कोशिका द्वारा में ले लिए जाते हैं, और जो बचे हुए जो पदार्थ होते हैं वो रेजिडुअल जो बॉडी होती है, अवशिष्ट काय, उसके रूप में बचे रह जाते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो लाइसोसोम होते हैं वो होते हैं रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडी हीट्रोफेगोसोम और ऑटोफेगोसोम के पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन के पाचन या कोशिकाओं के पाचन के पश्चात जो भी पाचक होते हैं, उन पाचकों को विसरण द्वारा कोशिका द्रव्य में ले लिया जाता है, और जो पाचन के पश्चात जो बच जाते हैं उन्हें रेजिडुअल बॉडी द्वारा कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। इसे ही अवशिष्ट काय या रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है। तो इस प्रकार लाइसोसोम तीन प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी की ट्रांससरफेस से लार्ज वेसिकल्स के रूप में बनते हैं और इसमें ही पाचक एंजाइम भरे हुए रहते हैं, इसे प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं, हीट्रोफेगोसोम और ऑटोफेगोसोम, और टर्सरी लाइसोसोम होते हैं वो रेजिडुअल बॉडीज के रूप में होते हैं। अब लाइसोसोम की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम कैसे बनते हैं? सिंपली जो भी लाइसोसोम में जो भी पाचक एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या लिपिड प्रकृति के होते हैं। उनका जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जैसे कि प्रोटीन प्रकृति के जो भी एंजाइम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे बनते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स पे प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे ही इस प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में चली जाती है और ल्यूमन में जाके ये वेसिकल्स में पैक हो जाती है। वेसिकल में पैक होकर ये आरआर के ल्यूमन से बाहर निकलकर गोल्जी बॉडी की सिस सरफेस की तरफ से ये गोल्जी बॉडी में प्रवेश करती है, गोल्जी बॉडी में प्रवेश करती है। और गोल्जी बॉडी में इसका कन्वर्टिंग एंजाइम्स के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन होके ये लार्ज वेसिकल्स में पैक हो जाती है। जैसे ही लार्ज वेसिकल में पैक होती है, इसकी ट्रांस सरफेस से ये बडिंग द्वारा
ट्रांससर्फेस से बड़ी द्वारा लार्ज वेसिकल्स कोशिका ध्रुव में मुक्त हो जाती है और इसके द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। और इसी प्राइमरी लाइसोसोम में सभी प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियेज होते हैं, फास्फेटेज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लाइपेज एंजाइम होते हैं या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आदि प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स और आदि प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोएमिनेज आदि प्रकार के एंजाइम, सभी प्रकार के एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम में पाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है वो जो फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल से जो बाहर से ली गई फूड वैक्यूल जो होती है एंडोसाइटोसिस द्वारा, जो प्राइमरी लाइसोसोम जो फूड वैक्यूल से अटैच होकर बनाते हैं उसे सेकेंडरी लाइसोसोम या हीटेरोफेगोसोम कहलाते हैं। और बाकी जो बचा हुआ पाचन के पश्चात जो बची हुई जो बॉडी होती है उसे रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम के जो कार्य होते हैं उन्हें कहते हैं सबसे पहला जो कार्य होता है वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। मोस्टली जो कोशिका में पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है, इंट्रासेल्युलर खाद्य नालियों में पाचन होता है। प्राइमरी लाइसोसोम जो खाद्य नालियों से अटैच होकर जो धानियां बनाती है वो हीटेरोफेगोसोम कहलाती है, उनमें ही पाचन होता है। तो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन दो प्रकार का होता है, हीटेरोफेगोसोम और दूसरा है ऑटोफेगोसोम। वो ही हीटेरोफेगोसोम के द्वारा जो पाचन होता है वो एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर लिए गए जो भी भोजन अंदर लिया जाता है कोशिका के द्वारा वो फूड वैक्यूल के रूप में एंडोसाइटोसिस के द्वारा लिया जाता है। और जो फूड वैक्यूल के द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम संयुक्त होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं या हीटेरोफेगोसोम बनाते हैं, उसी हीटेरोफेगोसोम में पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। ऑटोफेगोसोम में क्या होता है कि जो प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी कोशिका के कोशिकाओं से फ्यूज हो जाते हैं या संलयित हो जाते हैं। संलयित होने के बाद एक खुद की कोशिकाओं का ही पाचन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन।